हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी में कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मुझे आशा है कि आप लोग अपना तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ। ये हमारा गणित पेपर का प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट यानी कि एक तरह से टेस्ट ही समझ लीजिए, जो हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को इस बार करवाए हैं। अगर आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आप अपना तैयारी बेहतर रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैं करने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस। लेकिन आप लोगों के लिए है कि आप लोग क्या करोगे कि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर एज्यूम करोगे और अपने आप को एनालाइज करोगे क्या मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 396 कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 6 है 396। अगर उसको आप प्राइम नंबर में तोड़ते हो तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करोगे। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 16। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो 9 2 जा 18। फिर से यहाँ रिमाइंडर 1 बचा तो 9 2 जा 18। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तो ये हमारा सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और फिर इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 1 जा 3 1 जा, यानी कि जो हमारा आया वो 2 का पावर 2 आया, इंटू 3 का पावर 2 आया, इंटू 11 आया। तो ये हमें किस ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है? तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा थर्ड आंसर होगा। आप लोग क्या गेस किए थे? तो हमारा जो थर्ड वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ नंबर इज 3 प्लस रूट 2। तो ये डायरेक्ट करने वाला आंसर है, आप लोग बता सकते हैं। ये हमारा इरेशनल नो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास बताता है इफ द zeros of polynomial are -1 and 2 then the quadratic polynomial will be। चलिए, अगर हमारे पास दो जीरोज दिए रहते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि हमारे पास अल्फा और बीटा दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अल्फा और बीटा अगर हमारे पास दिया रहता है तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या होता है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? पहला जीरो -1 है। बीटा का वैल्यू क्या है? 2 है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू हमारे पास 2 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचा। 1 हमारा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हमारे 2। तो ऐसे हमें किस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल विल बी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर ग्राफ दिया रहता है तो एक्स एक्सिस को जितने बार ये हमारा लाइन इंटरसेक्ट करेगा उतना हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो आप देख सकते हैं फिगर में, एक हमारे एक्स एक्सिस पर एक यहाँ टच कर रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। टोटल नंबर ऑफ जीरोज हमारा कितने हो गए? 4 हो गए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x प्लस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इज प्लस 14 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच। हाँ, तो बोला जा रहा है कि ये दो हमारे पास जो ग्राफ है, अगर इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारा लाइन कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कौन साइड आएगा? तो हमारे पास कंडीशन है, 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है। A1 का वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। तो A1 हमारे पास क्या आ गया? 7 बाई, उसके बाद A2 3 आया। चलिए देखते हैं। उसके बाद B1 का वैल्यू 5 है हमारे पास, और B2 क्या है हमारे पास? 1 है।
तो क्या ये बराबर आए? 7/3 आया और ये 5/1 आया, बराबर नहीं आया। तो बराबर जब नहीं आया तो हमारा क्या हुआ? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 आ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या? लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन जो है उस हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, यही बोला जा रहा है, हाँ कि नहीं? इस पे वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू हमारे पास 5 है और a2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 है, ठीक है। बराबर नहीं होना चाहिए। b1 का वैल्यू माइनस में 7 है, ठीक है, और b2 का वैल्यू k है। अब अगर ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो अगर हमको k का वैल्यू अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये 5k हो जाएंगे। 5k इज इक्वल टू माइनस में 14 होगा कि नहीं? ये 2 7 जा 14 और k इज इक्वल टू माइनस 14/5, यानी कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन k बराबर नहीं होगा इज इक्वल टू नॉट माइनस में 14/5, माइनस में 14/5। ऐसा ऑप्शन हमको किस में देखने को मिल रहा है? किस में देखने को मिल रहा है? -14/5, यानी कि -14/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। आंसर हमारे किसके साथ जाएगा? सी के साथ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, क्या होता है जनरल फॉर्म? तो जनरल फॉर्म क्या होगा? हमारा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी होता है इज इक्वल टू 0। ए और बी सी हमारा कोई नंबर इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर इसमें से किसी का वैल्यू लेते हो और आप सॉल्व, अगर मैं आप लोगों को आंसर बता दूं तो आप थर्ड नंबर को सॉल्व करोगे। थर्ड नंबर को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर थर्ड नंबर होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। है, ये दोनों ऑप्शन तो कट चुके थे, यहाँ पावर 4 थे इसलिए कट गया। इसका पावर क्या था? 3 था, ये भी कट गया। अब ये हमारा देखो, इधर 2x², यहाँ सॉल्व करोगे 2 के साथ मल्टीपल में हो, उधर जाएगा तो माइनस में कट के 0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये हमारा आंसर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। वो 6x² है, यानी कि इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 3 जा माइनस में 18 होता है। तो ये हमारे पास 6x² माइनस में 9x इसको लिखते हैं, अब प्लस में 2x, है ना, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ बचे जाएंगे 2x, और यहाँ से माइनस में 3 बच जाएंगे, और यहाँ से अगर कॉमन निकालते हैं तो हम निकालते हैं प्लस में 1, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 3 बचेंगे बराबर 0। अब दोनों को अगर 0 से बराबर किया जाए, यानी कि यहाँ हमारे पास जो कॉमन निकल रहे हैं वो हमारे पास 2x माइनस 3 एक कॉमन निकला, इसको 0 से बराबर करते हैं, और ये हमारे पास 3x+1 बराबर 0। तो अगर इसको करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास उधर गया तो प्लस में बाई 2 एगो, और ये इसको करते हैं तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू उधर गया तो ये माइनस में आया, ये बाई 3, मतलब 3/2 प्लस में और 1/3 माइनस में, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किस में हमको देखने को मिल रहा है? -1/3 3/2, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, cx² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वाओ। अब हमको दे दिया हुआ है अल्फा और बीटा क्या होंगे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए। यहाँ से माइनस बी बाय ए, है ना। तो बी का वैल्यू क्या है?
ये हमारा x के जो मल्टीपल में रहता है वो हमारा b बताता है ना? x का मल्टीपल में जो रहता है वो हमको b बताता है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो माइनस बी, ठीक है? तो ये माइनस हो गया और ये हमारा b का वैल्यू क्या है? a है हमारे पास। उसके बाद a का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में रहता है मतलब c, यानी कि माइनस a/c माइनस a/c माइनस a/c ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, AP 24, 21, 18 का कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी है, A2 माइनस A1 है ना? A2 माइनस A1 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A2 माइनस A1, तो डी अगर निकालना हमको तो ये जो हमारा A2 का वैल्यू यहाँ 21 है और ये 24 बराबर माइनस में 3, ऑप्शन नंबर -3 इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म आर हुज फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, 3 - 3 एंड 4 बोला जा रहा है कि हमको AP का फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है। A5 बराबर वाट, A5 बराबर A5 बराबर वाट, ठीक है, A5 बराबर वाट, है ना। लेकिन हमारे पास क्या दे दिया गया है? दे दिया गया है कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? A1 और A2 मतलब फर्स्ट टू टर्म दिए हुए हैं तो फर्स्ट टर्म को A1 मानते हैं और सेकेंड टर्म को A2 मानते हैं, यानी कि डी हमारा निकल जाएगा। डी निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है। अ, आप जैसे निकाल सकते A2 में A1 घटा सकते, A3 में A2 घटा सकते, तो हमारे पास दो दिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास 4 माइनस फिर -3 है, तो ये हमारे पास 4 + 3 यानी कि कितना आ गया? हमारे पास इसका जो वैल्यू आ गया 7 आ गया। कॉमन डिफरेंस 7, तो A5 चाहिए। तो A5 निकालने के लिए क्या चाहिए? A5 का निकालने के लिए A + 4D चाहिए ना, A + 4D। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारे पास -3 है। अब 4 इंटू डी का वैल्यू कितना? 7 है। तो ये हमारे पास -3 और ये हमारे पास 28 ना। तो 28 में से हमारा 3 घट गया तो 5 बचा। तो हमारा 25 करेक्ट आंसर होगा। इज देयर एनी 25? ऑप्शन कहीं नहीं है बच्चों। तो ये हमारा जो आंसर यही होगा करेक्ट। इसमें रॉन्ग दे दिया हुआ है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हमसे A5 ही पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब सिमिलर के बारे में पूछ रहा है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो आप यहाँ समबाहु त्रिभुज को आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इफ ABC सिमिलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए हमारा अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक ट्रायंगल है, अगर ये ABC है, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, BC है और ये हमारे पास DEF है, DEF है। तो हम जानते हैं कि इसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में। तो अगर ये हमारा AB है तो इसका AB है ना और इसका DE बराबर होना चाहिए किसका? इसका BC और उसका EF बराबर होना चाहिए और उसका AC बराबर होना चाहिए DF का। ऐसा कोई फॉलो कर रहा है AB/DE, BC/EF होना चाहिए, गलत। AB/EF, AB/EF ये भी गलत। इसको देखते हैं। BC, BC/EF, BC/EF ये सही निकल रहा है। AC/DF, BC, BC/EF, BC और इसका हो गया हमारा EF, ये सही है। इसका AC और उसका DF, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इफ ABC आर कोलिनियर, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर होना है
तो उनके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई पॉइंट हमारा कोलिनियर है। अगर ये हमारा अगर 3 पॉइंट मान लो कि अगर ये हमारा ए बी सी है, अगर ये हमारा ए है, बी है, सी है, अगर एक ही लाइन में होना चाहिए तो हमको क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए इनको कि हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है कि नहीं है। ये कहीं कंडीशन दिखाई दे रहा है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 68 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, यानी कि ओरिजिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास ओरिजिन है तो ओरिजिन अगर ये है तो ओरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है। जाहिर सी पता है आपको कि ओरिजिन का एक्स और वाई का वैल्यू 0 होता है। अगर ये पॉइंट हमारा ए है और इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कि 68 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, A2 - A1। जाहिर सी बात है A2 - A1। तो हमारे पास जीरो A1 का वैल्यू 0 है और Y1 का भी वैल्यू 0 है। तो डायरेक्ट हम लोग अगर निकालना है, अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर डिस्टेंस ए बी है तो 6 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा 36 प्लस 64 यानी कि 100 रूट में आ गए, यानी कि कितना हमारा 10 यूनिट। 10 यूनिट हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर। द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका मिड पॉइंट निकालना। अगर ये पॉइंट है तो हमारे पास अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो हमारे पास पहला पॉइंट 3 5 है और दूसरा पॉइंट 7 1 है। ठीक है, अगर हमको निकालना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का वैल्यू अगर निकालना है तो मिड पॉइंट अगर पी मान लेते हैं, तो अगर इसका वैल्यू निकालना है पी का वैल्यू, तो ये हमारा x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू 2 3 और x2 का वैल्यू 7/2 कर देते हैं और उसका x1 का वैल्यू 5 + 1/2, यानी कि ये 10 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड किए तो ये हमारा 5 आया और दूसरे नंबर पर 6 हो गया, 2 से डिवाइड किए 3। 5 3 हमारा ऑप्शन नंबर 5 3 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 17 sec a is equal to 2, then the value of a will be। तो हम लोग जानते हैं कि sec sec का कौन सा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 2 होता है। sec का कौन सा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 2 होता है। तो sec का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा 60 का 2 होता है। तो ए का वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा 60। और आगे बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये हमारा फॉर्मूला दे दिया गया है, ये हमारा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos a is equal to 12/13 then cot a, व्हाट इज दिस। कोट ए का वैल्यू निकालना है हमारे पास। तो कोस ए, तो कोस ए इज इक्वल टू कोस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच का वैल्यू दे दिया हुआ है कितना 12/13। तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है रूट अंडर क्या 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर 69 माइनस 144। तो हमारे पास कितने रूट में 25 बचे। तो पी का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा 5 आया। पी का वैल्यू 5 आया। अब हमसे पूछा क्या, कोट। तो 10 a का जो वैल्यू होता है हमारे पास वो क्या होता है, 10 a का वैल्यू होता है पी बाय ए होता है, पी बाई बी होता है ना, पी बाय बी होता है। तो कोट हमारा क्या हो जाएगा, कोट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना। कोट हमारा क्या हो जाता है बी बाई पी हो जाता है। तो परपेंडिकुलर नीचे हम लोग 5 निकालें और पी बी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था 12 ना, 12 दिया हुआ था। तो 12 दिया हुआ है तो 12/5 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इफ
if TP and TQ are tangent to circle with center O such that angle POQ is equal to 110 डिग्री then PTQ will be। चलिए क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पास एक पॉइंट डी है, इससे एक हमारा टेंजेंट खींचा गया, इससे हमारा टेंजेंट खींचा गया है और ये सेंटर ओ है यहाँ यहाँ। इसका हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा टी पी है और ये हमारा क्यू है, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू है पी ओ क्यू 110 डिग्री है, ये हमारा 110 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे यहाँ का पूछा है, यहाँ का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब टेंजेंट पॉइंट पर ये तो यहाँ 90 डिग्री बनाता है और यहाँ 90 डिग्री बनाता है और ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल इंटीरियर एंगल सब कितने होते, 360 में से माइनस कर देंगे सबको जोड़ के, है ना। ये 90 प्लस एक और 90 प्लस 110 डिग्री ना, तो कितने हो जाएंगे यहाँ का एंगल अगर निकालेंगे तो 360 माइनस 180 कितने हो गए 180 प्लस 110 डिग्री ना। तो अगर ये 360 में से सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये हमारा 110 कितने हो जाएंगे, थ्री 290 हो गया ना, 290 290। तो हमारे पास 70 डिग्री आया आंसर, 290 घटेंगे 360 में तो 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास बोला जा रहा है 21 नंबर में द लेंथ ऑफ शैडो of a 6 meter high pole is √6/3, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए 10 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 10 का वैल्यू लेना है तो हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं। तो 10 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं, पी बाय क्या होता है, पी बाय क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या, जो हमारा खड़ा होगा तो ये पोल होगा ना, खंबा होगा। तो खंबा कितना था 6 मीटर और शेडो जो नीचे बी बना तो ये हमारा कितना बना 6√3, 6 कटा तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का ना होता है। तो 30 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमारे पास दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि पॉइंट पी से, एक हमारा पॉइंट पी है, यहाँ से हमारा एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, है ना, पी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी एट द सेंटर, है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 25 दिया हुआ है। तो हमको रेडियस निकालने बोला, ये निकालने बोला है। तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो पैथागोरस थ्योरम लगेगा। तो आर हमको निकालना है तो डायरेक्ट हमारे पास 25 का स्क्वायर में माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर ना, होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर 625 और ये माइनस हमारा 7 का 49 हो जाएगा। तो रूट अंडर ये हमारे पास बच गए कितना 15 में से 9 6 11 में से 7 576। तो 576 किसका है 24 का ना, 24 का स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन नंबर आर हमारा रेडियस 24 आया, तो 24 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड।
वो तो हमारा कहलाएगा टेंजेंट, है कि नहीं है? हमारा टेंजेंट ही होगा, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस विल बी। हमारे पास पेरीमीटर यानी कि 2 पाई r और हमारा एरिया, एरिया भी कितना, पाई r² आपस में बराबर है। तो हमसे पूछा कि r का वैल्यू क्या होगा, तो पाई पाई कैंसल आउट, है ना। अगर एक r इसका r से कैंसल आउट, तो r इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल एंगल 60 डिग्री इन द रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है बहुत, कि अगर एरिया निकाला जाता है तो क्या होते हैं, थीटा बाई 360। थीटा यानी कि 60 हमारे पास है, और नीचे दिया हुआ है कितना, होता है 360 पाई r²। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, और ये हमारा r² कितने, r का 14 × 14 ना, 14 × 14। अगर ये इसको 1 0 1 0 कैंसिल आउट, ये 6 टाइम में कैंसिल आउट, ये 7 2 बार में कैंसिल आउट, और ये 2 हमारा 3 बार में कितने 3 बार में कैंसिल आउट हुआ। तो ऊपर में जो वैल्यू बच रहे हैं 22 × 14, और नीचे जो बच रहा है वैल्यू हमारा कितना, 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे, काट सॉल्व करने पर वैल्यू आपको 102.66 समथिंग आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्ट फार्मूला से दिया हुआ है, 4/3 पाई r³ कहीं दिख रहा है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, 4 ऊपर में 3 नीचे, ध्यान से 4 ऊपर में 3 नीचे, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस विल बी। कर्व 2 पाई का वैल्यू 22/7, r² 14 × 14 है कि नहीं है। ये हमारे 2 बार में कटे, अब ये हमारे कितने हो गए, तो ये 44 और ये हमारा 28। अगर 44 और 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1232 सेंटीमीटर², ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। फर्स्ट 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 4 तक ही जाएगा। सबको ऐड करने पे 3 + 2 5, ये 10/5 हुआ ना। निकालने के लिए नंबर ऑफ डिवाइड किए जाते हैं ना, तो ये 2, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा जो होता है, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मोड होता है। 3 मीडियन -2 मोड होता है। तो अगर ये हमारे पास ऑप्शन 3 वाला ही तो करेक्ट होंगे, इतना जान लो, है कि नहीं। 3 वाले ही करेक्ट होंगे, और ये हमारा अगर ये उधर गया तो ये माइनस में हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। चलिए बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वेना टॉसिंग अ डाइस। एक डाइस को जब उछाला जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि हमारा प्राइम नंबर आएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल, तो टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। अब पॉसिबल गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर उसमें हमको 2 मिलेंगे, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, टोटल 3 प्राइम नंबर। तो ये कट के आया 1/2, तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर किस में है,
1/2 तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आप लोग भी कर चुके होंगे, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग किए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी हम फिर दूसरा वीडियो लेके आते हैं सॉल्यूशन वाला, जो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 नंबर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक ही वीडियो पर अगर हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दूसरे वीडियो में मैं क्या करूँगा, सारा का सॉल्यूशन कर लूँगा पहले और आपको 1 बाय 1 करके सारा समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।